सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत सिरोही जिले के इतिहास की बात करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चित्तौड़ से प्रणाम, डूंगरपुर से प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। कल जो हमने 5 प्रश्नों की बात की थी, आज उनकी बात वापस कर लेते हैं। देखिए आप में से कितने साथियों ने उनके आंसर लिख लिए हैं। सबसे पहले राजस्थान का गांधी, राजस्थान का गांधी जो है वो किन्हें कहा जाता है? फटाफट आप आंसर टाइप करें। मारवाड़ का गांधी, मारवाड़ का गांधी। इसके अलावा मेवाड़ का गांधी, मेवाड़ का गांधी। शेखावाटी का गांधी, शेखावाटी का गांधी। इसके अलावा वागड़ के गांधी, चिड़ावा के गांधी, चिड़ावा के गांधी। और एक लास्ट, गांधी जी के 5वें पुत्र। गांधी जी के 5वें पुत्र। तो देखिए फटाफट आप सभी साथी इनके कमेंट करें। देखें बिल्कुल एक कमेंट आया था वीडियो के कल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो कमेंट मैंने पढ़ा, उसमें 1-2 क्वेश्चन जो थे वो ऊपर नीचे हो गए थे। तो बिल्कुल यहाँ पर सभी साथियों को प्रणाम। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आप सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें। कल हमने एक टॉपिक रखा था, चूंकि कल हमने राजस्थान के गांधी के संदर्भ में एक टॉपिक पढ़ा था जो कि सिरोही जिले से संबंधित था। वहीं पर हमने एक फैक्ट निकाला कि यहाँ पर गांधी से संबंधित क्या क्या प्रश्न हमारे राजस्थान में बन सकते हैं, राजस्थान में किन किन व्यक्तियों की तुलना उनसे की गई है। उसके बाद में आज हम सावन भादो टॉपिक जो है वो कल के प्रश्नों के लिए छोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान के गांधी की यदि हम बात करें तो गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट जो है सिरोही जिले के निवासी, इनको राजस्थान का गांधी कहा जाता है। मारवाड़ का गांधी जय नारायण, जय नारायण व्यास को कहा जाता है। लेकिन यदि मारवाड़ के आधुनिक गांधी की यदि हम बात करें, आधुनिक मारवाड़ के आधुनिक गांधी, तो वो अशोक जी गहलोत हो जाएंगे, अशोक जी गहलोत। तो यहां पर मारवाड़ के गांधी यदि सीधा प्रश्न पूछा जाए तो यहां पर आपको जय नारायण व्यास आंसर देना है, अशोक गहलोत आंसर नहीं देना है। मेवाड़ के गांधी की बात करें, माणिक्य लाल, माणिक्य लाल वर्मा। शेखावटी के गांधी की बात करें तो यहां पर शेखावटी के गांधी और चिड़ावा के गांधी जो है ना, यहां पर दोनों में क्या है, थोड़ा अंतर हो जाएगा। शेखावटी के गांधी है बद्री नारायण, बद्री नारायण सोढानी, बद्री नारायण सोढानी शेखावटी के गांधी कहलाते हैं। जबकि चिड़ावा के जो गांधी है मास्टर प्यारे लाल गुप्ता कहलाते हैं। इसके अलावा वागड़ के गांधी की यदि हम बात करें तो भोगीलाल जी पांड्या, भोगीलाल पांड्या जो हैं ये वागड़ के गांधी कहलाते हैं। गांधी जी के 5वें पुत्र सेठ जमनालाल बजाज जो है वो गांधी जी के 5वें पुत्र कहलाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनकी चेक बुक जो है वो गांधी जी के पास रहती थी। मतलब गांधी जी को आर्थिक सहयोग जो है वो सेठ जमनालाल बजाज के द्वारा दिया जाता है। और जब भी कोई बेटा कमाऊ होता है तो उनको हम एक प्रकार से वरीयता देते हैं। तो गांधी जी के पहले से 4 पुत्र थे, 5वें पुत्र की मान्यता जो है वो इनको दी जाती है। बिल्कुल, तो सभी साथियों को क्लियर है बिल्कुल एकदम? हाँ जी। तो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। फिर आज हम सिरोही जिला दर्शन की क्लास को प्रारंभ करते हैं। सिरोही के इतिहास की बात करेंगे, वहां पर स्थित दुर्ग की बात हम आज करने वाले हैं। बिल्कुल, तो सभी साथियों को प्रणाम जी। एक बार सभी साथी शेयर करें, तब तक ये जानकारी आप इसको नोट आउट जरूर कर लें। कल जो अपने बात की थी वो इनसे संबंधित है ये बात। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर बात करते हैं अचलगढ़ दुर्ग के बारे में कि अचलगढ़ दुर्ग जो है
इसके इतिहास को लेकर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अचलगढ़ है कहां पर? माउंट आबू क्षेत्र सिरोही जिले के अंदर ये दुर्ग पड़ता है। अब इस दुर्ग के निर्माण से संबंधित जो है वो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। यदि हम इसके निर्माण की बात करें, निर्माण, तो इसका निर्माण जो है परमार शासकों के द्वारा करवाया गया, परमार शासकों द्वारा। और यदि एक व्यक्ति का नाम आ जाए परमारों में तो वो आपको आंसर देना है धर्म राज या धूमराज, इस प्रकार का नाम आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यदि हम बात करें पुनः निर्माण, पुनः निर्माण जो है इसका किसने करवाया? राणा कुंभा ने करवाया। पुनः निर्माण इसका राणा कुंभा ने करवाया था। तो ये कुछ सामान्य जानकारी थी अचलगढ़ दुर्ग के बारे में। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कुंभा के द्वारा निर्मित दुर्गों के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा दुर्ग कहां पर है, या इनमें से किस दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया या कुंभा ने नहीं करवाया? जी बिल्कुल, है ना। हाँ, धूसाराम नहीं है, धूमराम है यहाँ पर। और ये परमार शासक ही है। चंद्रावती जो है यहाँ पर प्रारंभ में जो हम बात करते हैं, जैसे परमारों ने शासन किया था तो परमारों की जो वंश श्रृंखला है वो इन्हीं से मानी जाती है। धूसाराम नहीं है, धूमराज है या धर्मराज भी इस प्रकार का नाम आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर। अचलगढ़ दुर्ग की बात करें, राणा कुंभा जो है इनका अधिकार अचलगढ़ दुर्ग के ऊपर स्थापित हो जाता है। बाद में हम यदि हम बात करें कि महाराव लाखा द्वारा इस पर अधिकार किया जाता है। और वो कब करते हैं? लगभग 1457 के आसपास यहाँ पर हम बात करते हैं। इससे पहले हम बात करते हैं कि महाराणा कुंभा जो है वो यहाँ पर पूर्वी सिरोही का कुछ हिस्सा, जिसके अंदर अचलगढ़ दुर्ग भी शामिल है, अपने अधिकार में ले लेते हैं। लेकिन बाद में महाराव लाखा जो है वो पुनः वापस इस क्षेत्र को प्राप्त करते हैं, अपना खोया हुआ क्षेत्र, जिसमें स्पेशली अचलगढ़ और पूर्वी सिरोही का क्षेत्र इसमें शामिल होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट जानकारी इस दुर्ग से संबंधित एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाए, कहां पर है? माउंट आबू सिरोही के अंदर है। निर्माण किन्होंने करवाया? परमार शासकों ने करवाया। ये नाम आपको बहुत कम देखने को मिल सकता है, लेकिन कभी कभी आपको अगर नाम देखने को मिल जाए तो आपको ये याद भी रखना है जानकारी के लिए। पुनः निर्माण की बात करें, राणा कुंभा ने इसका पुनः निर्माण करवाया। महाराव लाखा जो थे यहाँ के शासक, उन्होंने इस पर अधिकार कर लिया था 1457 में। उसके बाद यदि हम बात करें तो ये लगभग किनके पास में रहता है? ये लगभग उसके बाद में देवड़ा शासकों के मतलब पास में ये दुर्ग रहता है। इस दुर्ग से संबंधित और यहाँ पर यदि बात करें, अचलगढ़ दुर्ग जो है यहाँ पर एक भंवराथल नामक स्थल भी है, जहां पर ऐसा कहा जाता है कि गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा जो है वो यहाँ पर इस अचलगढ़ दुर्ग पर अधिकार करने के लिए आक्रमण करते हैं राणा कुंभा के समय। और उस समय वहां पर एक भंवर माता का जो छत्ता होता है, अचानक मधुमक्खियां जो है वो भड़क जाती है और दुश्मन सेना के ऊपर टूट पड़ती है। और बाद में दुश्मन सेना जो है वो मधुमक्खियों का प्रहार सहन नहीं कर पाती है और वहां से भाग खड़ी होती है। इस उपलक्ष्य में उस स्थान को एक नाम दिया गया है भंवराथल। तो ये स्थान भी अचलगढ़ दुर्ग में है। यहाँ पर अचलेश्वर महादेव मंदिर भी है। किन्होंने बनाया, कब बनाया, उनकी बात भी हम करने वाले हैं। बिल्कुल यहाँ पर नरसिंह डोडिया, बिल्कुल नरसिंह डोडिया कुंभा के सेनापति थे जिन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया, इस पर अधिकार किया। अभी हम आगे बात करने वाले शासकों के समय की भाई आक्रमण किन्होंने किया और कब अधिकार किया था। बिल्कुल, है ना। नेक्स्ट बात कर रहे हैं बसंतगढ़ दुर्ग के बारे में। यदि बात करें, इसका जो निर्माण है राणा कुंभा ने बनवाया। राणा कुंभा द्वारा निर्मित। जनरली एग्जाम में अब तक इससे यह प्रश्न पूछा गया है कि यह दुर्ग है कहां पर। बसंतगढ़ दुर्ग जो है ये सिरोही में पड़ता है और सिरोही में पिंडवाड़ा के निकट, पिंडवाड़ा के
निकट या कह सकते हैं पिंडवाड़ा से 5 किलोमीटर दूर जो है ये दुर्ग बना हुआ है। राणा कुंभा ने बनवाया था। बनवाने का कारण ये था कि जब भी कोई गुजरात की तरफ से मुस्लिम आक्रमण होंगे तो यहाँ पर उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी, और सबसे पहले उद्देश्य यही था मुस्लिम आक्रमणों से सुरक्षा करना। बिल्कुल, बसंतगढ़ जो है वो सिरोही में है। राणा कुंभा आपको इतना सा याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं बसंतगढ़ शिला लेख की। यदि हम बात करें तो भाई बसंतगढ़ शिला लेख जो है ये कहां से प्राप्त हुआ है? खीमल माता के मंदिर से। खीमल माता, या आपको कहीं कहीं सिमल माता भी नाम मिल सकता है। भाई अपने को कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, दोनों नाम आपने को याद करने हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, चूंकि अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं, एग्जाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो वहां पर हमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर देना है। इसका आंसर क्या सही है क्या गलत है, यहाँ पर हमें तर्क वितर्क ना तो यहाँ करना ना एग्जाम में करना है। हमें एग्जाम में वही आंसर देना है जो कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है। अलग अलग पुस्तकों में इसकी अलग अलग जानकारी दे रखी है, अलग अलग गाइडों में, कहीं सीमल माता कहीं खीमल माता। अपने को तो दोनों नाम याद रख लेना है बिल्कुल। तो खीमल माता के मंदिर से प्राप्त हुआ है, के मंदिर से प्राप्त, खीमल माता के मंदिर से प्राप्त हुआ है। कब का है ये? लगभग 625 ईस्वी का। और क्या जानकारी मिलती है? जानकारी क्या मिलती है इससे? तो राजस्थान के लिए या यहां पर हम कह सकते हैं जानकारी क्या मिलती है इसमें? राजस्थानियादित्य शब्द का उल्लेख मिलता है। अब यहां पर एग्जाम में जब राजस्थान के उपनामों को लेकर राजस्थान की जानकारी के संदर्भ में जब बात की जाती है तो प्रारंभिक इतिहास में हम पढ़ते हैं राजस्थान के लिए विभिन्न क्षेत्रों में या विभिन्न काल में किन किन नामों से राजस्थान को जाना जाता है, जैसे राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान, राजस्थानियादित्य, अलग अलग मरुकांतर, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग समय काल में राजस्थान के भूभाग को अलग अलग नामों से जाना गया। बसंतगढ़ का जो अभिलेख है, शिलालेख कह सकते हैं, है ना। अभिलेख जो है वो जनरली जब पत्थरों के ऊपर लिखे हुए होते हैं, शिलाओं पर लिखे हुए होते हैं, उन्हें शिलालेख कहा जाता है। अभिलेखों से हमें तत्कालीन समय की जानकारी प्राप्त होती है। बसंतगढ़ शिलालेख की बात करें, सबसे पहले पूछा जा सकता है किस जिले में स्थित है? सिरोही जिले के अंदर स्थित है ना। सिरोही जिले के अंदर स्थित है। कब का है ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस मंदिर से ये प्राप्त हुआ है और इसमें राजस्थान के लिए क्या जानकारी दे रखी है, या कि ये किससे संबंधित है, इस प्रकार का प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। बिल्कुल, इसमें और भी वर्णन है, लेकिन स्पेशली राजस्थानियादित्य जो शब्द है इसका उल्लेख हमें मिलता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है राजस्थानियादित्य, राजस्थान के भूभाग के लिए जो शब्द है वो हमें कहां पर उल्लेखित मिलता है। उसमें ऑप्शन ऐसे कर्नल टोड की पुस्तक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी पुस्तकें, महाभारत में नाम मिलता है, रामायण में मिलता है, या फिर बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। बिल्कुल यहाँ पर आपको याद रखना है जी। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपने बिल्कुल क्लियर याद हो गया आपको कि बसंतगढ़ शिलालेख का क्या महत्व है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लुम्बा चौहान के बारे में। लुम्बा चौहान एक इंपोर्टेंट शासक है यहाँ के। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं लुम्बा चौहान के बारे में। सिरोही के देवड़ा राजवंश के संस्थापक, भाई सिरोही का जो देवड़ा राजवंश है उनके संस्थापक कौन माने जाते हैं? लुम्बा चौहान माने जाते हैं। इनका संबंध किससे है? जालोर की चौहान शाखा से संबंध। मतलब ये लुम्बा चौहान जो है ये कहाँ से आए थे? ये जालोर से आए थे। जनरली हम जब चौहानों का इतिहास पढ़ते हैं तो प्रारंभ में हम साकंबरी या सांबर के चौहानों की बात करते हैं, उसके बाद अजमेर के चौहानों की बात करते हैं, अजमेर से ही शाखाएं अलग अलग हो जाती है। उसके बाद हम रणथंभौर की बात करते हैं, नाडोल के चौहानों की बात करते हैं, नाडोल से ही एक शाखा आ जाती है जालोर में, और जालोर से एक शाखा आ जाती है कहाँ पर?
सिरोही के अंदर, मतलब जालोर के जो चौहान हैं उन्हीं का लंबे समय तक यहाँ पर अधिकार रहता है। बहुत सारे अलग अलग शासकों में हमें अलग अलग समय काल में यहाँ पर अलग अलग शासकों का यहाँ पर अधिकार रहता है। परमारों ने, प्रतिहारों ने यहाँ पर शासन किया, मुस्लिम साम्राज्य भी यहाँ पर कुछ समय तक रहा, लेकिन अधिकांश समय जो है ये चौहानों के अधीन रहा। चौहान कौन सा राजवंश? जालोर के चौहान की हम यहाँ पर बात करते हैं। बिल्कुल, इसका मतलब देवड़ा राजवंश जो है इनके क्या है, ये वास्तविक संस्थापक कह दो या संस्थापक कह दो। स्थापना कब की थी इन्होंने इस राजवंश की? राजवंश की स्थापना, भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, स्थापना को लेकर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। 1311 ईस्वी में, 1311 ईस्वी में इन्होंने क्या की? लुम्बा चौहान ने सिरोही में देवड़ा राजवंश की स्थापना की और यहां पर इन्होंने आबू के, या हम कह सकते हैं कि यहाँ के जो शासक थे परमार शासक, परमारों से छीनकर चंद्रावती को राजधानी बनाया। तो यहां पर यदि हम बात करें, लुम्बा चौहान जो है उन्होंने अधिकार कर लिया था। अभी वर्तमान की सिरोही की यदि हम बात करें, उस समय सिरोही का कोई अस्तित्व नहीं था जब इन्होंने अधिकार किया था। तो तब इन्होंने अधिकार किया था किस पर? चंद्रावती पर अधिकार किया था। चंद्रावती पर कभी परमारों का शासन था, तो इन्होंने परमार शासक को पराजित किया और यहाँ पर चंद्रावती पर इन्होंने क्या किया? अधिकार कर लिया था। इसके अलावा यदि हम बात करें लुम्बा चौहान की, तो इन्होंने अचलेश्वर महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि जो अचलेश्वर महादेव मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण जनरली परमारों ने करवाया था। बाद में इन्होंने उसको पुनर्निर्माण दिया। मतलब वर्तमान में यदि हम कह सकते हैं कि जो आधुनिक निर्माण है उनका, वो किन्होंने करवाया? लुम्बा चौहान ने करवाया था। ये संबंधित जानकारी है, किनसे संबंधित? लुम्बा चौहान से संबंधित। लुम्बा चौहान ने यहाँ पर एक मंदिर भी बनवाया था जिसका नाम है ऋषि मंदिर। तो इन्होंने ऋषि मंदिर बनवाया, ऋषि मंदिर बनवाया। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, सिरोही में स्थित ऋषि मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया? लुम्बा चौहान ने करवाया। अचलगढ़ जो दुर्ग है उसी के पास में है अचलेश्वर महादेव, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इस मंदिर से संबंधित और भी बहुत सारे फैक्ट हैं। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव जो हैं उनके अंगूठे की पूजा की जाती है। तो कल हम जब दर्शनीय स्थलों की और पर्यटन स्थलों की बात करेंगे, वहां पर हम इस दुर्ग की भी बात करेंगे और यहाँ पर हम अचलेश्वर महादेव के मंदिर की जो है स्पेशली डिटेल से बात करेंगे कि यहाँ पर भगवान शिव के अंगूठा जो है उसका वहां पर निशान बना हुआ है और वहां पर उनके अंगूठे की पूजा की जाती है। वहां पर भगवान शिव के जो नंदी हैं, बैल जो है वो लगभग 4 टन तांबे के निर्मित हैं। दुर्सा आड़ा की वहां पर प्रतिमा स्थित है। इस प्रकार से वहां पर बहुत सारे फैक्टर बनते हैं। बिल्कुल, सावन भादो झील जो है वो भी वहां पर स्थापित है। अचलेश्वर महादेव मंदिर का इन्होंने पुनर्निर्माण करवाया, अंगूठे की पूजा की जाती है। बहुत बढ़िया, शानदार आंसर आ रहा है सभी साथियों का। नेक्स्ट बात करते हैं महाराव शिव भाण के बारे में बात करते हैं कि शिव भाण जो है इनसे संबंधित हमारे एग्जाम में क्या प्रश्न बन सकता है। इनसे एक ही प्रश्न बनेगा। इन्होंने 1405 ईस्वी में शिवपुरी नगर बसाया। कोई राजधानी नहीं बनाई, इन्होंने सिर्फ यहां पर क्या किया? नगर बसाया। अब ये शिवपुरी जो है ना, इसे पुरानी सिरोही कह सकते हैं। पुरानी सिरोही हम इसे कह सकते हैं। तो ये शिवभान या इन्हें सिभान के नाम से भी आपको सिभान के नाम से भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। इनका सिभान नाम आ सकता है, सिभान नाम आपको इनको देखने को इनके बारे में मिल सकता है। नेक्स्ट यहां पर बात करें महारावल सहसमल जो है ना, इनसे संबंधित एग्जाम में प्रश्न इंपोर्टेंट यहां पर प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं इनसे संबंधित 1425 ईस्वी में
25 ईस्वी में सिरोही की स्थापना कर उसे राजधानी बनाया। तो भाई यहाँ पर इंपॉर्टेंट शासक हैं सहसमल, इन्होंने सिरोही की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। ध्यान रखें, शिवपुरी नगर जो है उसकी स्थापना किसने की? महाराव शिवभान ने की। और शिवभान जो है शिवपुरी की स्थापना करते हैं, इसी को हम पुरानी सिरोही कहते हैं। जबकि 1425 में जो है वो सिरोही की स्थापना सहसमल के द्वारा की जाती है। महाराव सहसमल इसे अपनी राजधानी बनाते हैं। बिल्कुल 20 अप्रैल को सिरोही का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बहुत बढ़िया। और हम बात कर रहे थे इससे पहले अचलगढ़ दुर्ग के बारे में कि अचलगढ़ दुर्ग जो है उस पर नरसिंह डोडिया जो कि कुंभा के सेनापति हुआ करते थे, उन्होंने अधिकार कर लिया था। उन्होंने इन्हीं के समय आक्रमण किया था। तो यहां पर बात करते हैं इन्हीं के समय राणा कुंभा के सेनापति और क्या नाम था उनका? नरसिंह डोडिया। और नरसिंह डोडिया ने क्या किया? नरसिंह डोडिया ने पूर्वी सिरोही व अचलगढ़ दुर्ग पर अधिकार किया। तो यहां पर नरसिंह डोडिया जो है यहां पर किस पर अधिकार कर लेते हैं? पूर्वी सिरोही जो है, जो कि मेवाड़ से लगता हुआ हिस्सा है, उदयपुर के तरफ जो लगता हिस्सा है, क्योंकि उस समय राणा कुंभा का अधिकार था। कुंभलगढ़ दुर्ग से वो सारी निगरानी करते थे। कुंभलगढ़ दुर्ग और जो ये पाली से सटा हुआ एरिया जो है, राजसमंद के दक्षिणी हिस्से की यदि हम बात करें या फिर हम दक्षिणी पश्चिमी हिस्से की बात करें तो वहां पर सिरोही क्षेत्र आता है। वहां पर अचलगढ़ दुर्ग स्थित है। अपने सेनापति नरसिंह डोडिया को यहां पर भेजा इन्होंने और यहां पर इनको भेज करके इन्होंने अधिकार करवा लिया। बाद में अचलगढ़ दुर्ग की यहां पर हम बात करें तो अचलगढ़ दुर्ग में राणा कुंभा ने अपने नाम पर एक मंदिर भी बनवाया था। और मंदिर का नाम क्या है? यहां पर राणा कुंभा ने कुंभ श्याम मंदिर बनवाया। तो भाई कुंभ श्याम मंदिर जो है राणा कुंभा के नाम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कुंभ श्याम मंदिर जो है उसी परिसर में मीरा मंदिर भी स्थित है। इस मंदिर का निर्माण भी राणा कुंभा ने करवाया था। और यहाँ पर अचलगढ़ दुर्ग में भी राणा कुंभा ने अपने नाम पर कुंभ श्याम मंदिर, जो कि भगवान श्याम को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान कृष्ण को समर्पित है, यहाँ पर उन्होंने निर्मित करवाया था। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि महाराव सहसमल के समय इन्होंने सबसे पहले तो सिरोही को राजधानी बनाया, सिरोही की स्थापना की। इनके समय में इनका ज्यादातर अधिकार किस तरफ रहा? सिरोही क्षेत्र की तरफ रहा। इसका फायदा उठाया राणा कुंभा ने और अपने सेनापति नरसिंह डोडिया को भेजा। नरसिंह डोडिया ने पूर्वी सिरोही, जिसमें स्पेशली अचलगढ़ का जो हिस्सा आता है, इस पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और यहाँ पर राणा कुंभा जो है वो यहाँ पर कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण करवाते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर पूर्वी सिरोही में स्थित पहाड़ी क्षेत्र जो है वो भाकर कहलाता है। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट बात है महाराव लाखा से संबंधित यहाँ पर बात करते हैं। लाखा की यदि बात करें, इन्होंने लाखन या फिर लाखा नाव, नोट लाखा लाव है ना, लाखा नाव तालाब बनवाया। इसके अलावा यदि हम बात करें
जो अभी हम पूर्वी सिरोही और अचलगढ़ की बात कर रहे थे, उस पर अधिकार कर लिया था किन्होंने? राणा कुंभा के सेनापति नरसिंह डोडिया ने अधिकार कर लिया। इन्होंने वापस आक्रमण किया, क्योंकि महाराणा कुंभा जो है उनके समय यदि हम बात करें, राणा कुंभा स्थापत्य कला के राजस्थान में जनक माने जाते हैं। बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए, इनके अलावा उन्होंने बहुत सारे युद्ध भी किए, तो कुछ अन्य युद्धों में वो व्यस्त हो गए थे, तभी इसका फायदा उठा लिया किन्होंने? इन्होंने महाराव लाखा ने फायदा उठा लिया, और इन्होंने फायदा उठाते हुए क्या किया? पूर्वी सिरोही जिसमें स्पेशली अचलगढ़ है उस पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। तो लिखेंगे यहां पर, इन्होंने पूर्वी सिरोही व अचलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर अपने साम्राज्य में मिलाया, अपने साम्राज्य में मिलाया। तो यहां पर इससे पहले जो शासक थे उनके समय में क्या किया? राणा कुंभा ने अधिकार कर लिया, इन्होंने वापस छीन ली उस जगह को और अपने अधिकार में उसको ले लिया। बिल्कुल, यहां पर ये थे आपके लाखा, महाराव लाखा। इसके बाद में बात करते हैं महाराव जगमाल की। यहां पर हम बात करते हैं भाई, इनका संबंध एग्जाम में किससे पूछा जा सकता है? बिल्कुल इनसे प्रश्न बनता है। इनकी रानी का नाम आनंदाबाई था। इनकी रानी का नाम आनंदाबाई था, और आनंदाबाई जो है मेवाड़ राजकुमारी थी, ये है ना, मेवाड़ राणा रायमल की पुत्री। और आप सभी को पता है कि रायमल के जो बड़े पुत्र थे जिनका नाम क्या था? पृथ्वीराज सिसोदिया, जो अपनी गति के लिए जाने जाते हैं और इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से क्या हुए? प्रसिद्ध होते हैं। तो यहाँ पर, और पृथ्वीराज जी के सबसे छोटे भाई संग्राम सिंह हैं, जो कि राणा सांगा के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध होते हैं। यहाँ पर एक दुर्घटना घट जाती है कि जगमाल जी जो है ये अपनी पत्नी या आनंदाबाई कह सकते हैं, इनको दुख दिया करते थे, इनको परेशान किया करते थे। तो एक बार में इन दोनों के बीच में एक तरीके से कह सकते हैं कि समझौता करवाने के लिए, संधि करवाने के लिए कि भाई इस प्रकार की लड़ाई वड़ाई मत करो, इसके लिए पृथ्वीराज सिसोदिया जो है वो कहाँ से आते हैं? वो मेवाड़ से यहाँ पर इनको समझाने के लिए आते हैं। जब जगमाल को भला बुरा कहते हैं पृथ्वीराज सिसोदिया, तो जगमाल को ये बात पसंद नहीं आती है, लेकिन अब वो करे तो क्या करें। लेकिन जब पृथ्वीराज सिसोदिया पुणे लौटते हैं मेवाड़, तो ये कहते हैं भाई हमने आपके लिए स्पेशल लड्डू बनाए हैं, रास्ते में आपको भूख लगे तो आप खा लेना। और ऐसा ही होता है, रास्ते में पृथ्वीराज सिसोदिया के द्वारा लड्डू खा लिए जाते हैं। विष युक्त लड्डू खाने से पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु हो जाती है। उनकी छतरी जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग के बाहर बनी हुई है। उड़ना राजकुमार के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध होते हैं। अजमेर दुर्ग को अपनी पत्नी के नाम पर पुनः निर्माण करके तारागढ़ दूर करने वाले जो हैं वो है पृथ्वीराज सिसोदिया। तो ये घटना कब घट जाती है? ये घटना घट जाती है जगमाल के समय। तो यहां पर इनके बारे में हम लिख सकते हैं, इन्होंने पृथ्वीराज सिसोदिया, है ना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय नहीं, पृथ्वीराज सिसोदिया को विष युक्त लड्डू दिए, जिनको खाने से पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई। भाई पृथ्वीराज की मृत्यु किन कारणों से हुई थी? तो विष युक्त लड्डू के खाने से पृथ्वीराज की मृत्यु हुई थी। पृथ्वीराज से संबंधित एक फैक्ट और लिख लेते हैं कि पृथ्वीराज जो है उड़ना राजकुमार के नाम से जाने जाते थे। उड़ना राजकुमार। इनकी रानी का नाम क्या था? पत्नी या रानी, पति से रहती थी, तनी तनी खत्म कर देती इनकी मनी मनी, वो थी इनकी पत्नी, और उनका नाम था ताराबाई। इनकी छतरी कहां पर बनी हुई है? छतरी, तो छतरी बनी हुई है कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग के पास
या दरवाजे के पास कह सकते हैं, यहाँ पर छतरी बनी हुई है। तो एग्जाम में प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि महाराव जगमाल जो है उनकी पत्नी का नाम क्या था, या फिर मेवाड़ी राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया को विष युक्त लड्डू देने वाले सिरोही के शासक कौन थे। वो देवड़ा शासक थे महाराव जगमाल। भाई इन्होंने अपने साले जी की क्या कर दी, हत्या कर दी एक प्रकार से। पहले उनको बुलाया, ये आए समझाने के लिए कि भाई मेवाड़ी राजकुमारियां जो है बड़े नसीब से मिलती है, ऐसे ही नहीं मिलती है। आपको प्रेम पूर्वक यदि हमने विवाह किया है, अपनी बहन आपको दी है, मेवाड़ी राजकुमारी आपको दी है, ये आपको शोभा नहीं देता कि आप उनके ऊपर अत्याचार करें, उन्हें प्रताड़ित करें। और मैं अभी जिंदा हूं, इनका भाई जिंदा हूं, आपको समझाने के लिए आया हूं। आगे आप समझदार हो, समझ जाना। जब इस प्रकार की बात किनको कहते हैं, महाराव जगमाल को कहते हैं। जगमाल जी को गुस्सा आता है, लेकिन वहां पर करे तो करे क्या, लड़ाई तो कर सकते नहीं। तो इन्होंने एक कूटनीति का परिचय देते हुए अपने साला जी को विष युक्त लड्डू बड़े प्रेम से कि भाई आप जा रहे हो, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। इनको वास्तव में भूख लगी, इन्होंने खा लिए और कुंभलगढ़ जाते जाते इनका राम नाम सत्य हो गया। जहां इनकी मृत्यु हुई वहां पर इनकी छतरी बनी हुई है, बिल्कुल। तो यहाँ पर एकदम क्लियर है सभी साथियों को। हाँ बिल्कुल, टेक्निकल टीम एक बार लाइव कितने चल रहे हैं शो करें, और सभी साथी जितने भी लेट जुड़े हैं मजे के साथ में एक बार आप सभी साथी क्लास को शेयर जरूर करें। लाइक करने में और शेयर करने में आप कंजूसी करते हो, ये कोई मजे वाली बात नहीं है। आप सभी के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, समय समय पर इनोवेशन भी क्लास में किया जा रहा है, प्रत्येक टॉपिक से संबंधित हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल सभी साथी जितने भी लाइव जुड़े हुए हैं, सभी साथी बिल्कुल निश्चितता के साथ में और एक तरीके से प्यार प्रेम बनाते हुए परिवार के साथ में क्लास को लाइक करें और इसको शेयर करना ना भूलें। बिल्कुल अब हम आगे बात करते हैं। बिल्कुल आनंदाबाई आपको याद रखना है, मेवाड़ की राजकुमारी थी, किनकी पुत्री थी, रायमल जी की पुत्री थी। बिल्कुल रायमल जी बड़े खतरनाक शासक थे मेवाड़ के। नेक्स्ट बात करते हैं महाराव अखेराज जी के बारे में बात करते हैं। अखेराज जी से संबंधित क्या घटना घट जाती है, तो भाई इन्हें उड़ना अखेराज के नाम से जाना जाता था। इन्हें उड़ना अखेराज, उड़ना अखेराज के नाम से जाना जाता था। तो भाई उनका नाम क्या है, उड़ना राजकुमार, और इनका नाम क्या है, उड़ना अखेराज। ये भी अपनी गति के लिए जाने जाते थे। जैसे उड़ना पृथ्वीराज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कुंभलगढ़ की जो दीवार है, उस दीवार पर पलक झपकते यूं दौड़ के जाते, पलक झपकते यूं दौड़ के आते। इतनी जबरदस्त उनकी दौड़ थी, इतनी जबरदस्त उनकी गति थी, इसके कारण उन्हें उड़ना राजकुमार कहा गया। ये भी अपनी गति के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए इनको भी क्या कहा गया, उड़ना अखेराज के नाम से इनको कहा गया। बिल्कुल करण जी भोई कह रहे हैं कि सभी साथी क्लास को लाइक शेयर जरूर करें। बिल्कुल ये बात सही है, क्लास को लाइक शेयर सभी साथियों को करना है। बिल्कुल। तो यहाँ पर मुकेश जी तेली एक आंसर भी दे रहे हैं कि घर में साड़ा, खेत में नाड़ा, दीवार में आड़ा और गांव में थाना नहीं होना चाहिए। ये भी बात सही है। यहाँ पर ये जो लोकोक्ति है, मुहावरा जो है, यहाँ पर कहाँ सिद्ध हो जाता है, यहीं पर सिद्ध हो जाता है। अखेराज जी की बात करें और इनसे संबंधित क्या प्रश्न बन सकता है, तो और इनसे प्रश्न बन सकता है, इन्होंने खानवा युद्ध, तो आप सभी साथी कमेंट करेंगे खानवा का युद्ध कब हुआ था। इन्होंने खानवा युद्ध में राणा सांगा की ओर से, राणा सांगा की ओर से भाग लिया, है ना भाई। मतलब इन्होंने लड़ाई की किस युद्ध में, खानवा युद्ध में इन्होंने लड़ाई की। किन की तरफ से लड़ाई की, राणा सांगा की तरफ से। राणा सांगा जो कि पाती पर्वन प्रथा के तहत सभी राजपूतों को आमंत्रित करते हैं, आइए हमारा स्वाभिमान टकरा रहा है मुस्लिम शासकों से, विदेशी शासकों से, आइए हम युद्ध करते हैं और अपने अस्तित्व को बचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इससे पहले हम सभी जानते हैं कि शासक जो है पहले आपस में उलझे हुए हैं, एक दूसरे के साम्राज्य पर अधिकार करने के लिए कब मौका मिले अधिकार करे। राणा कुंभा को मौका मिल गया, पूर्वी सिरोही और अचलगढ़ पर अधिकार कर लिया। बाद में महाराव लाखा को मौका मिल गया, उन्होंने वापस अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार के जो आपसी झगड़े थे, उस वजह से कभी भी जो है वो राजपूत शासकों में एक नहीं हो पाई, और यही कारण था कि अलग अलग युद्ध करने के कारण कई बार विदेशी आक्रमणकारी यहाँ पर आए और विजय भी उन्होंने प्राप्त की। लेकिन राणा लाखा जो यहाँ पर राणा सांगा जो थे, महाराणा सांगा ने
यहाँ पर सभी को आमंत्रित किया पाती पर्वन प्रथा के तहत, आइए सभी और यहाँ पर हम युद्ध करते हैं। बिल्कुल यहाँ पर क्या डेट आ रही है देखें, 15 मार्च 1527 आ रही है, गलत है ये भाई तारीख देखें, है ना। हाँ जी, तो यहाँ पर हम बात करते हैं खानवा युद्ध की। भाई खानवा युद्ध कब हुआ था? खानवा युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527। एक्चुअल डेट तो आपके यही है भाई। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं महाराव सुल्तान के बारे में बात करते हैं, बड़े खतरनाक आदमी थे भाई ये, सिरोही के सबसे प्रतापी शासक, सिरोही के सबसे प्रतापी शासक और अकबर के विरोधी शासक थे भाई ये, है ना। अकबर के प्रतिरोधी शासक, प्रतिरोधी शासक थे। अकबर के इनके नहीं बनती थी, इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार प्रारंभ में नहीं की थी। बाद में बीकानेर के राय सिंह जो हैं इनको कहते हैं, समझाते हैं भाई अकबर से इस समय बैर लेना सही बात नहीं है, आप क्या करिए अकबर की अधीनता स्वीकार कीजिए। और यहां पर यदि हम बात करें मारवाड़ के शासक, मारवाड़ शासक रावचंद्र सेन को शरण दी। भाई प्रारंभ में अकबर को चुनौती देने का इससे बढ़िया इनको और कोई मौका नहीं दिख रहा था, तो इन्होंने अकबर को चुनौती देते हुए रावचंद्र सेन जो है वो कि अपदस्थ शासक थे जोधपुर के, इधर उधर भागे भागे फिर रहे थे, शरण ले रहे थे, मतलब एक तरह से यायावर जीवन जी रहे थे, कभी बादराजून, कभी सिवाना, कभी इधर सारण की पहाड़ियां। तो इन्होंने उनको आमंत्रित किया सम्मान के साथ कि आइए हमारे पास में आइए, और उनको क्या की 2 वर्षों के आसपास उनको शरण दी। बाद में चंद्रसेन जो है महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक में भी शामिल होने जाते हैं। तो ये सारी घटनाएं यहाँ से होती है। और इसके बाद में यदि हम इनसे संबंधित बात करें कि बीकानेर के राय सिंह के कहने पर अकबर की अधीनता स्वीकार की। अधीनता तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि बीकानेर के राय सिंह जी के कहने पर इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की। और कब स्वीकार की? तो इन्होंने स्वीकार की थी 1575 ईस्वी के आसपास। इनके समय में एक युद्ध हुआ था जो बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है, बताइए, दत्तानी का युद्ध। दत्तानी का युद्ध, ये युद्ध कब हुआ था आप सभी साथी बताएंगे, तब तक मैं आपको इसकी स्टोरी बता देता हूं। कमेंट करें आप, ये दत्तानी का युद्ध कब हुआ था। भाई दत्तानी के युद्ध की हम बात करते हैं तो इस युद्ध में मुगल सेना जो है वो आक्रमण करती है, किस पर? सिरोही के ऊपर आक्रमण करती है। तब शासक कौन होते हैं? महाराव सुल्तान यहाँ के शासक होते हैं। इस युद्ध का नेतृत्व जो है वो महाराणा प्रताप के एक भाई थे जिनका नाम था जगमाल, रानी भटियाणी के पुत्र थे। उदय सिंह जी ने उनको शासक बना दिया था, मेवाड़ का शासक घोषित कर दिया, युवराज घोषित कर दिया। बाद में मेवाड़ी सरदारों के कहने पर मेवाड़ी सरदारों ने महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया। जगमाल जो है वो अकबर की सेवा में चले गए कि भाई मुझे शासक बनाइए मेवाड़ के, और बाद में उनको इस अभियान पर भेजा जाता है। दत्तानी युद्ध जो है इनके बीच में होता है, जगमाल के और सुल्तान के बीच में। इस युद्ध के अंदर स्वयं जीत जाते हैं महाराव सुल्तान, और जगमाल की इस युद्ध में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जगमाल के साथ में एक व्यक्ति भी थे, दुरसा आड़ा। बाद में दुरसा आड़ा जो है वो इनके दरबारी बन जाते हैं। पहले दुरसा आड़ा अकबर के दरबार में हुआ करते थे। बिल्कुल यहाँ पर दत्तानी का युद्ध 1583 में हुआ था, प्रताप के भाई जगमाल इसमें मारे गए थे। बिल्कुल यहाँ पर क्लियर बात है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। दत्तानी का युद्ध कब हुआ था? 1583 में हुआ था। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? इसमें जगमाल की मृत्यु हुई। इसमें जगमाल की मृत्यु हुई। और यदि हम इस युद्ध की बात करें तो इसमें
सुल्तान विजय रहे। तो यहाँ पर महाराव सुल्तान जो है वो यहाँ पर इस युद्ध में विजय रहते हैं और दुरसा आड़ा जो है वो यहाँ पर बाद में इनके दरबारी बन जाते हैं। तो ये थे आपके महाराव सुल्तान, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक हैं। नेक्स्ट बात करते हैं महाराव मान सिंह के बारे में। भाई तलवारों के बड़े शौकीन हुआ करते थे और इन्होंने तलवारें प्रसिद्धि दिलाई तलवारों को। तलवारों के शौकीन, तलवारों के शौकीन हुआ करते थे। मानशाही तलवारों का प्रचलन करवाया। मानशाही तलवारों का प्रचलन करवाया, जो आज भी सिरोही की तलवारें प्रसिद्ध है। तलवारें प्रसिद्ध है यहाँ पर। तो हम बात कर रहे हैं महाराव मान सिंह जी की। इन्होंने अपने नाम पर मानशाही तलवारों का प्रचलन करवाया। तलवारों के बड़े शौकीन हुआ करते थे। वर्तमान में जो सिरोही की तलवारें प्रसिद्ध है वो इनके समय में बनना शुरू हुई थी। अब इसके बाद हम बात करेंगे वेरीसाल जी। हाँ जी, तो यहाँ पर हम बात करें वेरीसाल जी की। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है रामगोपाल जी का कि इन्होंने अजीत सिंह जी को शरण दी थी। बिल्कुल सही, क्लियर बात है। वेरीसाल जी, तो इन्होंने मारवाड़ के अजीत सिंह को शरण दी। और अजीत सिंह को शरण दी कहां पर दी? तो कालिंद्री के जयदेव पुष्करणा ब्राह्मण के यहां। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके संबंध में यही आता है महाराव वेरीसाल के संदर्भ में कि इन्होंने जो है किनको शरण दी थी? इन्होंने शरण दी थी महाराव अजीत सिंह को, जिस समय ये अपदस्थ शासक हुआ करते थे और मारवाड़ के मतलब औरंगजेब से इनकी क्या चल रही थी? अनबन चल रही थी। और इसके बाद बात करते हैं उदय भान जी से संबंधित। इनके समय आर्थिक स्थिति खराब हो गई। तो इनके समय सिरोही की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। और जब इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो जनता ने इनके ऊपर आरोप लगा दिया गबन का, भाई आपने जो है क्या है राज्य के जो खजाना है उसका क्या किया? दुरुपयोग किया है। और यहां पर यदि हम बात करें जनता ने इनको नजरबंद कर दिया, नजरबंद किया। तो ये दो फैक्ट हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है सिरोही के ऐसे कौन से शासक जिनके समय सिरोही की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी? तो वो थे आपके महाराव उदय भान सिंह जी और शिव सिंह जी से संबंधित अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर सवाल जो है कि इनके समय अंग्रेजों से सहायक संधि हुई। और इस संधि की यदि हम बात करें तो ये संधि कब हुई थी? 11 सितंबर 1823 को हुई थी। और ये संधि करने वाली सिरोही जो रियासत थी वो अंतिम रियासत मानी जाती है। भाई ऐसा नहीं था कि शिव सिंह जी जो है वो अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, अंग्रेजों के साथ संधि करना नहीं चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक विवाद उत्पन्न हो गया है। मारवाड़ के शासक हैं मान सिंह जी, जिन्हें मान नाथी कहा जाता है, नाथ संप्रदाय के बहुत बड़े अनुयायी थे। उन्होंने आरोप लगा दिया इनके ऊपर कि भाई ये सिरोही जो है ये हमारी अधीनस्थ रियासत है, इसको अलग से संधि करने का कोई अधिकार नहीं है। अंग्रेजों के वो
विरोधी थे। बाद में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा उनके नेतृत्व में यहाँ पर एक समिति का गठन किया जाता है और वो समिति जो है वो यहाँ पर एक रिपोर्ट देती है कि भाई मारवाड़ जो है उनका कभी अधिकार नहीं रहा यहाँ पर सिरोही का। सबसे पहले यहाँ पर प्रतिहारों का परमारों का शासन रहा है, लेकिन हम बात करें लंबे समय से यहाँ पर चौहान राजवंश शासन कर रहा है, जिनका संबंध किनसे है? जालोर से है। इसका मतलब सिरोही एक स्वतंत्र है और यहाँ पर वो अलग तरीके से अपने आप में स्वतंत्र रूप से यहाँ पर संधि करने के लिए मतलब एक तरह से स्वतंत्र है, बाध्य नहीं कह सकते। मारवाड़ का यहाँ पर कोई आधिपत्य नहीं है। तो सबसे लास्ट में जो है वो संधि करने वाली ये रियासत बनती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सिरोही अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत थी। तो ये फैक्ट था शिव सिंह जी से संबंधित। और यहाँ पर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं महाराव अभय सिंह जी से संबंधित। सिरोही के अंतिम शासक ये हुआ करते थे। तो ये था सिरोही का स्वर्णिम इतिहास। यहाँ पर देवड़ा राजवंश ने शासन किया। लुम्बा चौहान ने यहाँ पर देवड़ा शाखा का एक तरीके से कह सकते हैं स्थापना की, या फिर अलग से एक शाखा उन्होंने यहाँ पर प्रारंभ की। पहले से सोनगरा चौहान जो है वो जालोर के कहलाते हैं, उसी में से एक व्यक्ति लुम्बा चौहान यहाँ पर आके चौहान राजवंश की स्थापना करता है। बिल्कुल सभी साथी क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। बिल्कुल। और कल के लिए जो प्रश्न है हमारे, उसकी बात हम कर लेते हैं। भाई कल हमारे क्या क्या प्रश्न रहेंगे, जिनकी आप सभी साथी जो है कमेंट करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी साथी इसके कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फैक्ट की यहाँ पर बात करते हैं कि क्या फैक्ट यहाँ पर कल हमारे होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं सावन भादो नहर कहां पर है? सावन भादो नहर कहां पर है? सावन भादो झील कहां पर है? सावन भादो कढ़ाई कहां पर है? सावन भादो नहर की बात की, सावन भादो झील की बात की, सावन भादो कढ़ाई की बात की। मतलब यहाँ पर सावन भादो से संबंधित जितने भी फैक्ट है उनके बारे में आप सभी साथियों को बताना है। बिल्कुल। सावन भादो से संबंधित 5 फैक्ट हैं हमारे यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर सावन भादो से संबंधित फैक्ट बताना है। एक बार अपन रिवीजन करते हैं कि भाई आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा देखें। तो आज हमने गांधी जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात की कि भाई गोकुल भाई भट्ट इन्हें राजस्थान का गांधी कहते हैं, मारवाड़ का गांधी जय नारायण जी व्यास को कहते हैं, आधुनिक गांधी अशोक जी गहलोत को कहते हैं, मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा को कहते हैं, शेखावटी का गांधी बद्री नारायण जी सोडानी को कहते हैं, वागड़ के गांधी भोगीलाल जी पांड्या को कहते हैं, चिड़ावा के गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहते हैं। गांधी जी के 5वें पुत्र की मान्यता सेठ जमनालाल बजाज के संदर्भ में है। अचलगढ़ दुर्ग की बात करें, सिरोही में है। इसका निर्माण परमार शासकों ने करवाया, पुनः निर्माण राणा कुंभा ने करवाया और महाराव लाखा ने कुंभा के समय ही इस पर अधिकार कर लिया था। राणा कुंभा ने यहाँ पर कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट बात करें बसंतगढ़ दुर्ग की, राणा कुंभा द्वारा निर्मित है, पिंडवाड़ा सिरोही में स्थित है। नेक्स्ट बात करें बसंतगढ़ शिलालेख की, खीमल माता मंदिर से प्राप्त हुआ है। जानकारी इससे राजस्थानी द्वितीय शब्द की हमें मिलती है। लुम्बा चौहान की बात करें, सिरोही के देवड़ा राजवंश के संस्थापक माने जाते हैं। जालोर की चौहान शाखा से इनका संबंध है, मतलब यहाँ से आए थे ये। और राजवंश की स्थापना इन्होंने कब की? 1311 ईस्वी में इन्होंने की। परमारों से छीनकर इनको चंद्रावती ने क्या कर लिया? राजधानी बना ली। मतलब इन्होंने चंद्रावती को राजधानी बना ली। इनकी प्रारंभिक राजधानी यहाँ पर हम कह सकते हैं, चंद्रावती के संबंध में हमने पढ़ा था कि परमारों की प्राचीन राजधानी और लुम्बा चौहान या देवड़ा राजवंश की प्रारंभिक राजधानी, इसके बाद में सिरोही राजधानी बन जाती है। जी बिल्कुल। अचलेश्वर महादेव मंदिर की बात करते हैं, इनका इन्होंने पुनः निर्माण करवाया तथा यहाँ पर एक ऋषि मंदिर भी इन्होंने बनवाया।
महाराव शिवभान की बात करें, इन्होंने 1405 में शिवपुरी नगर बसाया जिसे हम पुरानी सिरोही कहते हैं। नेक्स्ट महाराव सहसमल, इन्होंने 1425 ईस्वी के आसपास सिरोही नगर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। इनके समय राणा कुंभा के सेनापति थे नरसिंह डोडिया। इन्होंने पूर्वी सिरोही स्पेशली अचलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था और कुंभा ने यहाँ पर कुंभश्याम मंदिर बनवाया। नेक्स्ट महाराव लाखा की बात करें, इन्होंने लाखा नाव तालाब बनवाया। पूर्वी सिरोही और अचलगढ़ जो कि कुंभा ने अधिकार कर लिया था उस पर पुनः अधिकार किन्होंने कर लिया, इन्होंने कर लिया था। नेक्स्ट बात करते हैं महाराव जगमाल, इनकी रानी का नाम था आनंदाबाई जो कि पृथ्वीराज सिसोदिया की बहन थी और मेवाड़ के राणा रायमल की पुत्री थी और इन्होंने विष युक्त लड्डू दिए। पूरी कहानी आपको पता है, इससे पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट महाराव अखेराज की बात करें, इनको उड़ना अखेराज के नाम से जाना जाता था। राणा सांगा के साथ में इन्होंने खानवा का युद्ध किया था। खानवा के युद्ध में मतलब राणा सांगा का इन्होंने साथ दिया और खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। महाराव सुल्तान की बात करें, सिरोही के सबसे प्रतापी शासक थे, अकबर के प्रबल प्रतिरोधी शासक थे। प्रतिरोधी कह दो या विरोधी कह दो, विरोधी शासक थे या प्रतिरोधी शासक थे। मारवाड़ शासक राव चंद्रसेन को इन्होंने शरण दी। बीकानेर के राय सिंह जी के कहने पर इन्होंने क्या की, अकबर की अधीनता स्वीकार की। इनके समय दत्तानी का युद्ध हुआ, मुगल सेना ने अधिकार करने के लिए सिरोही पर आक्रमण किया। नेतृत्व किया था जगमाल ने, जगमाल की इसमें मृत्यु हुई। दुरसा आड़ा का संबंध भी इसी युद्ध से है। और नेक्स्ट महाराव मान सिंह जी की बात करें, तलवारों के बड़े शौकीन हुआ करते थे और इन्होंने अपने नाम पर मानशाही तलवारों का प्रचलन करवाया जो कि बहुत प्रसिद्ध हुई और वर्तमान में भी सिरोही की क्या है, तलवारें प्रसिद्ध हैं। महाराव वेरीसाल की बात करें, इन्होंने मारवाड़ के अजीत सिंह को शरण दी थी और अजीत सिंह जी को शरण कहाँ पर दी थी, कालिंद्री नामक स्थान जहाँ पर जयदेव पुष्करणा नामक ब्राह्मण थे, इनके यहाँ पर शरण दी। और महाराव उदयभान की यहाँ पर बात करते हैं, इनके समय सिरोही की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, जनता ने इनको क्या कर दिया, नजर बंद कर दिया था। महाराव शिव सिंह की बात करें, इनके समय अंग्रेजों से सहायक संधि हुई थी। ये संधि कब हुई, 11 सितंबर 1823 को हुई थी। ये संधि करने वाली सिरोही अंतिम रियासत थी और महाराव अभय सिंह जी जो है यहाँ के क्या है, अंतिम शासक माने जाते हैं। ये है सिरोही का इतिहास। और यहाँ पर हम बात करते हैं आज के फैक्ट की, जो कि आपको सभी साथियों को क्या करना है, कमेंट करना है। बिल्कुल, एक बार मैं पानी पी लेता हूं, तब तक आप देखो देखें इनको। तो यहां पर आप सभी साथियों को कमेंट करना है कि सावन भादो नहर, सावन भादो झील, सावन भादो कड़ाई और सावन भादो से संबंधित और हम फैक्ट की बात करें तो सावन भादो झरना कहां पर है, सावन भादो महल कहां पर है, इन सभी का कमेंट आप सभी साथियों को अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना है। मैं चेक करूंगा और कल हम इन फैक्ट के बारे में पुनः बात करें, वापस कल बात करेंगे। तब तक आपके क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। अब हम प्रत्येक जिले से संबंधित कोई ना कोई सिमिलर फैक्ट लेंगे कि भाई इस फैक्ट से संबंधित और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। जैसे हमने बात की थी जालोर के संदर्भ में कि भाई वहां पर नटनी की छतरी है, नटनी का बाड़ा कहां पर है, नटनी का चबूतरा कहां पर है। इस प्रकार के सिमिलर फैक्ट जो है वो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी साथियों को कमेंट करना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो खत्म होने के बाद में अभी जो लाइव कमेंट चलते हैं वो अभी ही शो होते हैं, बाद में शो नहीं होते हैं, लेकिन वीडियो खत्म होने के बाद आप साथी कमेंट करेंगे। बिल्कुल आज जीवन तक जब तक वीडियो रहेगा तब तक वो कमेंट सेव रहेंगे। तो आज की क्लास समाप्त होती है, अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं वापस पर्यटन और दर्शनीय स्थलों के साथ में। तब तक आप इन फैक्ट के आंसर देवें, बिल्कुल इनसे संबंधित आप खोजबीन करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल। टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको वहां से PDF मिलती रहे। धन्यवाद।